नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, हमने आपसे पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के जो वादा किया था, वो लगभग कंप्लीट कर दिया है। अभी पेपर 6 का आपके एनवायरनमेंट का आपका पोर्शन और रह गया, वो जल्द ही आपका कल से परसों तक आपका कवर करा दिया जाएगा। अब आते हैं, हमने आपसे एक और मेंस बूस्टर सीरीज के रूप में बोला था, हम आपके साथ प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहला जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जीएस पेपर 4 को लेकर। यहाँ समस्याएं क्या रहती हैं? आप मेंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या होता है, जीएस 4 को लेकर आपको मुद्दों की समझ होती है, ठीक है, आप उस विषय से एक तरीके से परिचित होते हैं, लेकिन लिखने को जब आ जाता है तो आपका पेन नहीं चलता है। नीति शास्त्र पर लिखने को आएगा तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे। नीति शास्त्र आप जानते हैं क्या मतलब है, एथिक्स का क्या मतलब है आप जानते हैं, है ना। नैतिकता आप जानते हैं क्या होता है, मोरलिटी आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे हाँ भाई मोरलिटी क्या होता है। मूल्यों के बारे में आपने सुना होगा, आप इससे अवगत भी होंगे, सारी चीजें जानते हैं। लेकिन जब लिखने को आता है तो हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इसमें लिखें क्या। तो इसको लिखने को लेकर के आपके पास क्या है, कुछ रेडीमेड डेफिनेशंस होनी चाहिए आपके पास। इन शॉर्ट्स, बहुत ही शॉर्ट्स में आपको बहुत ही बेसिक्स जो उसकी मूलभूत चीजें होती हैं, अगर आपके पास वो नोट डाउन होंगी तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। वहां इतना समय नहीं होता है सोचने का कि हम क्या सोचें। तो ये कुछ चीजें जब आप पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे ना चीजों को, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। देखिए, आपको हम इसी पीडीएफ के माध्यम से यह हम चीजें प्रोवाइड करा देंगे कि आपके पास क्या चीजें नोट डाउन होनी चाहिए और क्या लेकर आपको अपने माइंड में जाना है इससे रिलेटेड, है ना, एथिक्स से रिलेटेड। तो बहुत आसान हो जाएगा एथिक्स का पेपर, आपको समझ आ जाएगा अभी धीरे धीरे। देखिए, जब आप टर्मिनोलॉजी आप हमारे साथ समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे नीति शास्त्र। देखिए, नीति शास्त्र और मोरलिटी, इसकी अक्सर बात की जाती है, कभी कभी सवाल भी आता है कि एथिक्स और मोरलिटी में अंतर बताइए। तो अब जब एथिक्स और मोरलिटी, इनके बारे में आपके पास स्पष्ट एक परिभाषा होनी चाहिए। वह परिभाषा क्या है? जब भी आप नीति शास्त्र पर लिखिए तो बताइए कि यह क्या है। यह आपकी एक आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों के उचित अनुचित, सही गलत, शुभ अशुभ का निर्धारण करती है। यानी कि इस विज्ञान के माध्यम से जो भी आपके ऐच्छिक कार्य होंगे, मतलब जो आप जानबूझकर करते हैं, है ना, जिनके बारे में आपको, परिणामों के बारे में आपको पता होता है, आपके चेतना के द्वारा, आपके चेतन मन में इन चीजों का आभास होता है, आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आप अवगत हैं, है ना। अनैच्छिक मतलब बिना किसी एक तरीके से इच्छा, आपकी इच्छा के किया गया कार्य इसमें काउंट नहीं होता है। एथिक्स की परिभाषा में, एथिक्स की परिभाषा में काउंट होता है आपके ऐच्छिक कार्य। पहली चीज यह पता होनी चाहिए। और इन ऐच्छिक कार्यों के उचित अनुचित, सही गलत है या शुभ या अशुभ है, इसका निर्धारण जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? नीति शास्त्र। तो आप समझे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं इसमें। पहला की पॉइंट आपका, यह विज्ञान है या कैसा विज्ञान है? मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के निर्धारण का, क्या कि वह कार्य उचित है या अनुचित है, शुभ है या अशुभ है। आपकी परिभाषा देखिए इससे तैयार हो गई। तो अब नीति शास्त्र पर लिखना होगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे कौन कौन से की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं और किस आधार पर परिभाषा आपको अपनी बनानी है। वही नैतिकता पर लिखना है तो नैतिकता जो होती है, देखिए आप, विज्ञान तो होती नहीं है, ये विज्ञान है, नीति शास्त्र, है ना। अब नैतिकता क्या है? नैतिकता आपकी नियमों की व्यवस्था होती है ना। इसके बारे में आप बताएंगे तो ये बताएंगे कि यह नियमों की एक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण सही गलत, अच्छे बुरे का बोध प्राप्त करता है ना। ये व्यक्ति के भीतर क्या होता है, एक अंतःकरण, व्यक्ति का जो अंतःकरण होता है ना, जो अंतरात्मा होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति को पता चलता है कि कोई कार्य सही है या गलत है, कोई कार्य अच्छा है या बुरा है। इसका बोध होता है किसके माध्यम से? नैतिकता के माध्यम से। अब नैतिकता और एथिक्स आप एकदम क्लियर रूप से समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है ना, क्या क्या डिफरेंस है। आप किस आधार पर इस पर अगर लिखने को आएगा तो कैसे लिखेंगे। मूल्यों पर यदि आता है तो मूल्य आप जानते हैं, है ना। मूल्यों की बात की जाती है, हमेशा वैल्यूज की बात की जाती है। वैल्यू क्या होते हैं? कोई व्यक्ति किस तरीके के, मतलब जो ऐच्छिक, एक तरीके से बोला जाता है कि जो मनुष्य की इच्छा होती है कि हमारे भीतर इन तरीके के मूल्य होने चाहिए, ऐसे मूल्यों का हमारे भीतर होना अत्यंत आवश्यक है। तो उन मूल्यों को लेकर कहा जाता है, मूल्य वे होते हैं जो मानव की सोच, व्यवहार एवं कार्य का मार्गदर्शन कर जीवन को परिष्कृत, सार्थक एवं गरिमापूर्ण बनाते हैं। इस तरीके की ही बेहतरीन जब परिभाषा आप एग्जाम में अपने देंगे ना, तभी आप नंबर पाएंगे। क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि मूल्य क्या होते हैं। मूल्य वो होते हैं जो मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसके कार्य, है ना, जैसा मनुष्य सोचता है और वह जैसा उसके अनुसार व्यवहार करता है ना, उसको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं यह मूल्य। और उससे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? परिष्कृत होगा, सार्थक होगा और गरिमापूर्ण होगा। यह एक तरीके से फिगर भी बना सकते हैं आप कि मानव आचरण जब मूल्यों का मार्गदर्शन मिलता है तो वह, उसका जीवन कैसा हो जाता है? गरिमापूर्ण जीवन हो जाता है। अब मूल्य के बारे में आपको बहुत ही यही बोला जाता है कि आप सबकी डेफिनेशंस रेडीमेड तरीके से तैयार रखिए। कैसे तैयार रखनी है, यही देखिए आपको बताया जा रहा है कैसे तैयार रखनी है। फिर नैतिकता के मामले में कांट ने 3 पूर्व मान्यताएं दी थी। क्या थी उनकी 3 पूर्व मान्यताएं?
ये देखिए आपकी पहली थी संकल्प की स्वतंत्रता। समझ, आप अगर इस पर समझ विकसित अपनी कर लेंगे ना तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी नैतिकता का मामला है, अगर आप उसको परखेंगे तो उसके पीछे कांट ने बोला पहले 3 पूर्व मान्यताएं ये फुलफिल होनी चाहिए। पहली उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उस व्यक्ति की आत्मा की अमरता होनी चाहिए, और ईश्वर के अस्तित्व का पालन करना बहुत जरूरी है ना। ईश्वर का अस्तित्व होना बहुत अनिवार्य है ना। ईश्वर का अस्तित्व क्या दिखाता है? एक भय होता है लोगों के बीच किसी कार्य को अनैतिक, मतलब जब ईश्वर का डर रहेगा आपके जीवन में तभी कोई कार्य आप क्या है अनैतिक नहीं करने चाहोगे, है ना। तो ये सब चीजें इनकी क्या थी, कांट की यही थी नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं। बात आती है जब मूल्य की हमने बात की, तो मूल्य संकट क्या होता है? मूल्य संकट को अगर आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए, हमें पता होता है कि क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, फिर भी हम गलत करते हैं, गलत के पीछे भागते हैं ना। चोरी करना हमें पता है गलत है, फिर भी कभी कभी क्या है हम चोरी कर लेते हैं। तो यही मूल संकट की स्थिति है कि नहीं है व्यक्ति के जीवन में। तो इसको सबसे बढ़िया, अगर आप मूल संकट पर कभी भी लिखने को आए ना तो राधा कृष्णन का स्टेटमेंट डालिएगा। क्या है? इन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि सही क्या है और उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनाते नहीं है। कुछ एग्जाम्पल भी आप बता देना। भाई हम जानते हैं कि गंदगी फैलाना सही नहीं है, फिर भी क्या है हम गंदगी खुद ही रोड पे फेंक के चले जाते हैं। ये क्या है? आप मूल्य संकट की स्थिति है कि नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं कि बुरा क्या है, निंदा भी करते हैं, फिर भी उसके पीछे ही भागते हैं, है ना। तो ये इनका स्टेटमेंट था मूल्य संकट को लेकर, किसका? हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन का। तो इनका स्टेटमेंट डालिएगा जब भी मूल्य संकट पर लिखिएगा। आगे अंतःकरण की आवाज की बात की गई है आपके सिलेबस में। अंतःकरण की आवाज क्या होती है? अंतरात्मा आप समझते हैं? यह क्या होता है? मनुष्य का वह नैतिक आंतरिक नैतिक शक्ति जो सही गलत, है ना, शुभ अशुभ, इनका क्या है, परिणाम पर विचार किए बिना ही प्रदान। देखिए समझिए इसको, आसानी समझिए। अंतरात्मा क्या होता है? अंतरात्मा जो होता है हमारे भीतर ही स्थित वह नैतिक शक्ति होती है ना, जो सही गलत का साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए बिना ही प्रदान करती है। मतलब ज्यादातर हमारा आज का समाज कैसा है? परिणाम केंद्रित समाज है। यानी कि परिणाम देखकर वह तय करता है कि वह चीज सही है या गलत है, लेकिन हमारे अंतरात्मा की आवाज के आधार पर क्या होता है, हम यह तय कर सकते हैं कि वह सही है या गलत है ना, नैतिक आधार पर। उसके लिए परिणाम बुरा है या अच्छा है इस आधार पर तय नहीं किया जाता है। यहाँ पर अंतरात्मा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और अंतःकरण की आवाज यही, इसका महत्व यही होता है ना। अंतःकरण की आवाज पर जब भी लिखेंगे आप। सद्गुण क्या होते हैं? सद्गुण क्या है? सद मतलब अच्छा, गुण मतलब अच्छे गुण है। सद्गुण का मतलब होता है जब आप उचित कर्मों का निरंतर पालन और अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर जिन गुणों का विकास होता है उन्हें सद्गुण बोला जाता है। यानी कि आप उचित कर्मों का अगर लगातार पालन कर रहे हैं और उनका लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं तो आपके गुण कैसे होंगे? सद्गुण होंगे। तो अब सद्गुण पर लिखने को आएगा तो इसी प्रकार से लिखिएगा, है ना। डिफिनीशन जो दी गई है आपको यहाँ पर। नैतिकता विहीन मानव कैसा बोला जाता है? अभी सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं एथिक्स एंड मोरलिटी के भीतर जो जो बातें आपसे लिखने को आ सकती हैं, हो सकता है मूल्यों पर आ जाए, या मूल्य संकट पर आ जाए, या सद्गुणों पर आ जाए, अंतरात्मा की आवाज पर आ जाए, या नैतिकता या नैतिकता या नीति शास्त्र में अंतर पर आ जाए। तो इस पर कुछ बेसिक डिफिनीशंस, आपको इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस दे दी गई हैं। बहुत मिनिमम शब्दों में बताया गया है कि इसके माध्यम से आपकी इस टॉपिक पर समझ भी विकसित हो जाएगी, और कुछ लिखना होगा तो आपके पास लिखने के लिए शब्द भी होंगे, क्या लिखें, है ना। इन शॉर्ट इसको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से शब्द हमें डालने हैं, कैसे लिखना है इस पर। जैसे आपसे अगर आता है नैतिकता विहीन, बोला जाता है कि मनुष्य किसके समान होता है? पशु और मानव में अंतर कैसे आप स्पष्ट करते हैं? पशु क्या नैतिक होता है? देखा जाए तो पशु में नैतिकता जैसा भाव तो होता नहीं है ना। मनुष्य में नैतिकता का भाव होता है। अब मनुष्य और पशु में अगर भेद होता है तो इसी आधार पर होता है। तो इसलिए बोला जाता है नैतिकता के बिना जो भी मनुष्य होगा वो पशु के समान बोला जाता है। इसको लेकर के अगर यह स्लोगन आप याद रख पाते हैं तो ठीक है। क्या है? ये शाम न विद्या, है ना। ये स्लोगन थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन याद कर लीजिएगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लेके भू भारभूति मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, है ना। जिसके पास, मतलब जो मनुष्य न विद्या है, जिसके पास न तप है, न ध्यान है, न ज्ञान है, न शीलता है, न गुण है, न धर्म है, वो इस मृत्यु लोक पर यानी कि उस पृथ्वी लोक पर एक किसकी तरह है? वो चरते हुए एक हिरन के समान है, मनुष्य के रूप में, है ना। वह मनुष्य के रूप में एक चरते हुए हिरन के समान है इस धरती पर। यही बोला गया है इस श्लोक के माध्यम से। यानी कि नैतिकता के बिना मनुष्य कैसा होता है? पशु के समान होता है। अब नैतिकता पर ही गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने बोला था कि सार्वजनिक जीवन में हमारे 7 पाप उन्होंने बताए थे। कौन से 7 पाप होते हैं? पहला उन्होंने बताया कि सिद्धांतों के बिना जो राजनीति है वो किसके बराबर है? सामाजिक पाप के बराबर है। ये 7 पाप आप याद कर लीजिएगा। जहां भी नीति शास्त्र या नैतिकता पर लिखने को आता है ना आपसे, तो इन 7 पापों को आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? जब भी राजनीति पर आप लिखिएगा, कभी भी राजनीति के अपराधीकरण पर लिख रहे हैं तो वहां डालिएगा सिद्धांत विहीन राजनीति की गांधी जी बात करते हैं, है ना। जब भी आगे की राह में डालिए, है ना। धन की बात करते हैं, आय के संकेंद्रण पर लिखेंगे तो वहां डालिए श्रम विहीन धन। ये किसके बराबर होता है? सामाजिक पाप के बराबर होता है। व्यापार भी डाल सकते हैं वहां पर कि नैतिकता के बिना व्यापार सामाजिक पाप है।
अंतःकरण की आवाज के बिना जो सुख होता है, मतलब आप सुखी हैं लेकिन ना आपकी अंतःकरण अंतरात्मा आपकी खुश नहीं है, तो वो भी क्या है आपका सामाजिक पाप है। ज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान कैसा है ना, तो वो भी सामाजिक पाप। अक्सर बात की जाती है कि नहीं हमें शिक्षा पद्धति में क्या है चारित्रिक विकास की भी बात करनी चाहिए, तो यही पर गांधी जी ने इसी को ही सामाजिक पाप के रूप में बताया था, चरित्र विहीन ज्ञान को। और मानवता के बिना विज्ञान, देखिए विज्ञान को वरदान के रूप में प्रयोग करना है ना, तो उसमें मानवता का एंगल जरूर शामिल किया जाता है, लेकिन विज्ञान यदि मानवता के बिना होगी तो वह आपका अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो सकती है। उसी को गांधी जी ने बोला था कि यह विज्ञान जो है मानवता के बिना सामाजिक पाप के रूप में स्थापित हो सकती है। और त्याग के बिना पूजा, वो भी सामाजिक पाप है ना, जब तक आप पूजा कर रहे हो उसमें कोई त्याग नहीं है तो क्या है वह सामाजिक पाप है। तो गांधी जी के ये 7 पाप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही दी जाएंगी जो आपको एकदम रिटेन करनी है एग्जाम तक, और इनको आपको यूज करना है अपने एथिक्स के आंसर्स में। अब बात आती है नोलन समिति ने भी बोला कि सार्वजनिक जीवन में अगर नैतिकता आपको अपने जीवन में लागू करनी है तो आपको इन 7 सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। तो कभी भी आप एक आंसर मान लीजिए आपने गांधी जी के 7 पाप बता दिए, सामाजिक पाप जो नहीं होने चाहिए जीवन में, है ना, और दूसरा आपने बताया, मान लो कोई और आंसर आता है उसमें आपने बताया कि नोलन समिति ने जो 7 आपके सिद्धांत दिए सामाजिक जीवन में नैतिकता को लागू कर रखने के लिए, वो आप 7 पाप बता दीजिए। 7 सिद्धांत कौन से, इसको याद करने का तरीका बताता हूं। जैसे ए कोई पर्सन है, उससे आपने पूछा कि होली पर जाओगे, तो उसने बोला नो, ठीक है, तो देखो 7 आपको याद हो जाएंगे। ए का मतलब क्या है आपका अकाउंटेबिलिटी, एच का मतलब आपका क्या हो जाएगा ऑनेस्टी, इस ओ का मतलब क्या है ओपननेस, और एल का मतलब लीडरशिप आपका हो जाएगा, आई का मतलब इंटीग्रिटी हो जाएगा, एन का मतलब न्यूट्रलिटी हो जाएगा, ओ का मतलब इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगा। ये अगर देखिए ए होली नो, ये आप याद रख लीजिएगा, नोलन समिति के साधो सिद्धांत आपको याद आ जाएंगे। हो सकता है ऐसे एक एक याद रख पाए, वैसे भी याद करना बहुत आसान है। देखिए उसमें 4 तो ता है, सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता। 4 ता है और 3 याद कर लीजिएगा। 5 ता है एक तरीके से, निस्वार्थता भी जिसको खुलापन ओपननेस बोलते हैं, तो 5 तो आपके ता वाले हैं। उसके बाद 2 आपके, एक लीडरशिप हो गया, एक ऑनेस्टी हो गई, है ना, लीडरशिप और ईमानदारी, यह भी अत्यंत आवश्यक है। जब भी आपको सार्वजनिक जीवन में अपनी नैतिकता को अगर अपने जीवन में लागू करना है तो इन 7 सिद्धांतों का अनुपालन करना बहुत अनिवार्य होता है। अब आगे एक अक्सर विधि और नैतिकता पर बात की जाती है, तो विधि और नैतिकता के बारे में गांधी जी के विचारों से परिचित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति को नैतिक होना है ना, तो विधि उसके लिए क्या है बाधक हो सकता है। क्योंकि विधि क्या होता है, गांधी जी मानते थे कि विधि क्या है उसके ऊपर थोपता है नैतिक कार्य करने के लिए, जबकि व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए किस आधार पर, अपनी अंतरात्मा के आधार पर। तो इस आधार पर गांधी जी क्या था, विधि को कभी भी सही नहीं ठहराते थे। किसके लिए? नैतिक जीवन के लिए। वो कहते थे कानून किसी व्यक्ति के स्वाभाविक नैतिक विकास में सबसे बड़े बाधक होते हैं। वही गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। धर्म और नैतिकता में कार्ल मार्क्स की बात को याद रखना चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते थे कि धर्म जो होता है वो अफीम के समान होता है ना। धर्म का सहारा लेकर ही पूंजीपति क्या करता है, श्रमिकों का शोषण करता है ना। तो इसीलिए धर्म को सबसे बड़ा बाधक मानते थे कौन, कार्ल मार्क्स, और विधि को सबसे बड़ा बाधक मानते थे नैतिकता के विकास में कौन, गांधी जी। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आप कोट करेंगे ना अपने आंसर्स में तो बढ़िया नंबर पाएंगे यहाँ से। और नैतिकता के मामले में गांधी जी के एकादश जो व्रत दिए ना उन्होंने, उनका पालन करेंगे आप ना, तो आप हमेशा अपने जीवन में नैतिक रहेंगे। कौन कौन से थे एकादश व्रत गांधी जी के? तो गांधी जी के एकादश व्रत में सबसे पहले तो आप 5 इनसे परिचित होंगे, है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर आप पढ़ते होंगे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये तो 5 इन्होंने उठाए, ठीक है। 5 इन्होंने ये तत्व उठाए कहां से, जैन धर्म से। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको तो याद करना नहीं। उसके बाद आगे याद करने का तरीका बताता हूं। आगे क्या है, आप 3 आ याद रखिए। 3 आ में पहला कौन सा है, अभय, मतलब भय नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, बिना भय के कार्य करना चाहिए। अस्वाद, है ना, लोभ नहीं होना चाहिए, एक तरीके से स्वाद का लालच नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता उन्मूलन, मतलब सभी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। 3 आ हो गए, पहला अभय, दूसरा अस्वाद, तीसरा अस्पृश्यता उन्मूलन। उसके बाद 3 सा याद रखो। 3 सा में पहला स्वदेशी, दूसरा शारीरिक श्रम, तीसरा सर्वधर्म संभाव। गांधी जी के एकादश कितना आसानी से याद होगा कि नहीं होगा। 5 कौन सा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 3 उसके बाद आ, कौन सा, अभय, अस्वाद और अस्पृश्यता उन्मूलन। और 3 सा कौन से, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभाव। देखो 11 एकादश आप कहीं भी नैतिकता के बारे में लिखना, आप अपने जीवन में नैतिकता लागू करनी, गांधी जी के एकादश का पालन कर लो आप। इन्हीं से पॉइंट्स भी आपके निकल आएंगे अगर एकादश आपको, गांधी जी के एकादश व्रत आपको याद है तो। उसके बाद देखिए अगला है विपरीत परिस्थितियों में। देखिए ये जो आपको दिया जा रहा है ना एथिक्स में मटेरियल, ये आप ऐसे में भी अपने बहुत बेहतरीन ढंग से यूज कर सकते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल बताता हूं, ये विपरीत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण पंक्तियों की प्रासंगिकता के मामले में कहा जाता है। बोला जाता है कि जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए ना,
उस मामले में आपको क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। या आप अगर अपना ऐसे लिखते हैं, वहां कंक्लूजन में अगर आप चीजें बताते हैं ना, कंक्लूड क्या करते हैं, जो चुनौतियां मौजूद होती हैं उनके समाधान के रूप में आप अपना कंक्लूजन देते हैं। अब जब ऐसे को कंक्लूड करिएगा या किसी भी एक एथिक्स के पेपर को, किसी क्वेश्चन को कंक्लूड करिएगा, तो उसमें यह पंक्तियां जो बताई जा रही हैं इनका आप जरूर याद करके जाइएगा। इनको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं। कौन सी? वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ये लाइनें देखो कितनी बढ़िया लाइनें हैं, जिनको आप कॉमन रूप से कहीं भी ऐसे में तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं, आप यहां से नंबर पाएंगे बढ़िया अगर इसको यूज करते हैं। अब अगला जो आपके देखिए सिलेबस में दिया हुआ है, उसका टॉपिक कौन सा है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता क्या है? एप्टीट्यूड तो सारे जानते हैं भाई, आप अक्सर आपस में बात करते होंगे उसका एप्टीट्यूड ठीक नहीं है या वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन एप्टीट्यूड पर जब लिखने को आता है तो आपका पेन फिर नहीं चलता होगा। तो एप्टीट्यूड पर लिखने के लिए आपके पास एक बढ़िया परिभाषा होनी चाहिए, आपके पास रेडीमेड, जिसको आप जाते ही सीधे छाप दीजिएगा एग्जाम में। इसी को क्या है? किसी व्यक्ति या विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य है, किसी व्यक्ति का विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित उसकी क्षमता या सामर्थ्य, जिसे समुचित प्रशिक्षण या वातावरण देकर भविष्य में साकारित किया जा सके। एप्टीट्यूड का मतलब समझते हो? जैसे हमारे भीतर ही क्षमता है कोई किसी कार्य की, मान लीजिए हमारे अंदर गाने की क्षमता है, लेकिन हमको अगर बढ़िया प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो क्या हम आगे चल के बड़े सिंगर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे अंदर सिंगिंग का क्या है? एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड को साकारित कैसे करना है? उसको बढ़िया से प्रशिक्षण देकर, है ना, भविष्य में उसको साकारित किया जा सकता है। यही होता है एप्टीट्यूड। परिभाषा भी ऐसे ही बनाई गई है, किसी व्यक्ति या विशेष में जो है अंतर्निहित उसकी क्षमता या उसका सामर्थ्य, है ना, उसको प्रशिक्षण देकर और भविष्य में उसको साकारित किया जा सके। यह है आपकी एप्टीट्यूड की परिभाषा। अब एप्टीट्यूड की परिभाषा सीधे यही डालिएगा, सीधे यहां से एकदम कॉपी कर दीजिएगा, कॉपी पेस्ट मारिएगा। सत्यनिष्ठा। अब सत्यनिष्ठा भी आपके सिलेबस में दिया है। सत्यनिष्ठा पर आप लिखेंगे, सत्यनिष्ठा से आप परिचित तो होना ही चाहिए, है ना। जैसा आप कहते हो वैसा ही करो, जैसा सोचते हो और जैसा बोलते हो वैसा ही करते हो, तो यही सत्यनिष्ठा है। लेकिन परिभाषा इतनी सतही नहीं देनी है। मनसा बाचा एक बोला जाता है ना कि मनसा बाचा कर्मणा, है ना, सारी चीजें एक तरीके से समान होनी चाहिए, इसी को सत्यनिष्ठा बोलते हैं। लेकिन सत्यनिष्ठा पर परिभाषा जब दीजिए तो मेरी मानिए तो आप नोलन समिति के अनुसार परिभाषा बताइएगा, है ना। जब भी आप शुरू करिएगा आप बताएंगे कि नोलन समिति के अनुसार परिभाषा जो आई थी वो आई थी पद या स्थिति के अनुसार अपने दायित्व को निभाने में विश्वास, ईमानदारी और प्रतिबद्धता होनी चाहिए, है ना। यही है आपकी क्या? सत्यनिष्ठा। या एक और परिभाषा आप दे सकते हो, भय, लोभ, दबाव आदि से मुक्त होकर सार्वजनिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने अधिकारों का प्रयोग करना ही क्या है? कर्तव्य निष्ठता है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं तो आप सजेस्ट करूं तो नोलन समिति के अनुसार ही आप परिभाषा दीजिएगा, क्योंकि इसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। किसी चीज को आप कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं ना किसी बड़ी समिति का, तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। इसलिए नोलन समिति का रेफरेंस जरूर दीजिएगा जब भी सत्यनिष्ठता पर लिखिएगा। वस्तुनिष्ठता पर आता है, तो वस्तुनिष्ठता आप जानते हैं ना, वस्तुनिष्ठता क्या होता है? जब वस्तुनिष्ठ होकर के मतलब कि बिना किसी न्यूट्रल भाव से यदि कार्य किया जाता है उसे वस्तुनिष्ठता बोला जाता है ना। अब इसकी परिभाषा क्या है? वस्तुनिष्ठता की परिभाषा कैसे लिखोगे? तो वो भी आप क्या है, नोलन समिति के अनुसार सत्यनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, इन दोनों की परिभाषा पर यदि कोई भी इनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आपको सबसे पहले शुरू ही करना है ऐसे, नोलन समिति की परिभाषा के अनुसार शुरू करना है। वस्तुनिष्ठता पर भी नोलन समिति की परिभाषा के अनुसार शुरू करना है। बताना है कि सार्वजनिक नियुक्ति करने और संविदाओं को स्वीकृति देने, है ना, किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार, लाभ एवं कार्यों की संतुति करने आदि के क्रम में क्या है, निर्णय लेते समय तथ्यों, साक्ष्यों एवं योग्यताओं को आधार बनाया जाए। मतलब किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब कोई भी चयन नहीं किया जाए किसी व्यक्ति का, या उसको पुरस्कार न दिया जाए, या उसके लाभ कार्यों को आदि को संतुलित करने के क्रम में क्या है, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह जहां पर ना मौजूद हो, वहां पर क्या है, साक्ष्यों को, पर्याप्त साक्ष्यों को, तथ्यों को और उसकी योग्यता को आधार बनाया जाता है। तो वही कहलाती है आपकी क्या? वस्तुनिष्ठता। आप जानते थे, नोलन समिति ने कुछ अलग नहीं बताया, जो आप जानते थे उसी को ही उन्होंने अपने शब्दों में पिरो दिया है। बस आपको ये याद कर लेना है ना। याद आप कर लेंगे जब समझ होगी आपकी, वस्तुनिष्ठता पर समझ तो है ही आपकी अच्छी विकसित है, याद आपको इस तरीके से कर लेनी ताकि आप अच्छे से इसी तरीके से बढ़िया एक डेफिनेशन लिखकर चले आए। निष्पक्षता पर अगर आपसे आ जाएगा निष्पक्षता पर बताइए, तो निष्पक्षता के बारे में आप जानते हैं ना कि कोई जाति, धर्म, भाषा, लिंग और आदि के आधार पर आम जनता से कोई भेदभाव नहीं करना ही क्या कहलाता है? निष्पक्षता कहलाता है। गैर तरफदारी क्या होता है? गैर तरफदारी क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन, परंतु प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते समय किसी भी राजनीतिक दल की तरफदारी ना करना। यानी कि आप व्यक्तिगत जीवन में क्या है, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, लेकिन जब आप प्रशासनिक पद पर हैं, किसी पद पर हैं, तो आप क्या होना चाहिए? बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या? गैर तरफदारी। समानुभूति क्या होता है? सहानुभूति आप जानते हैं, सिंपैथी। उसी का एक अगला बढ़ा हुआ पड़ाव क्या है? समानुभूति। इसी का बढ़ा हुआ पड़ाव क्या है? करुणा।
यानी कि देखिए समानुभूति, इसको एग्जाम्पल समझिए। समानुभूति क्या, सहानुभूति होता है कि किसी कोई दुख दर्द में है ना, तो वो देख के हमें बुरा लगा, ठीक, वही दुख दर्द हमने भी महसूस किया, यह है समानुभूति। और उसके दुख दर्द के लिए हमने कोई काम कर दिया, यह है करुणा। ये 3 स्टेप होती हैं, जैसे 3 स्टेप होती है कि नहीं, समझे कि नहीं आप इस चीज को? सहानुभूति, समानुभूति और करुणा, ये तीनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तीनों सिलेबस में अगर ये बिंदु दिए हैं, इन तीनों पर क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे अच्छे से। जैसे इसमें देखिए अभी समानुभूति के बारे में बताया जा रहा है, इसमें इसमें कहा जा रहा है दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द को समझते हुए उसके कष्ट को महसूस करना ही क्या है, समानुभूति है। इसी पर एक बढ़िया स्लोगन है, आप चाहें तो इसको डाल दीजिएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, है ना, जो दूसरे की पीर को समझते हैं उन्हीं को क्या है, वैष्णव जन कहा जाता था, है ना। गांधी जी अक्सर क्या करते थे, इसी भजन को गाया करते थे। अब सहिष्णुता की बात की जाए, सहिष्णुता पर क्या लिखेंगे? सहिष्णुता पर देखिए, सहिष्णुता का मतलब सीधा होता है कि अपने से भिन्न भी विचार कोई रखता है या मत रखता है या पंथ हो किसी को, उसको भी सम्मान देना और सहअस्तित्व के साथ उसके साथ रहना ही क्या कहलाता है, सहिष्णुता कहलाता है ना। तो इन चीजों पर देखिए, आपकी जो शब्द हैं, जो शब्द आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन पर यदि आपके पास 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें मौजूद हैं, तो आप उस पर अच्छे से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बोला ही जाता है एथिक्स के यदि सिलेबस को आपने अच्छे से समझ लिया तो एथिक्स के आंसर्स लिखना बहुत आसान हो जाता है। बाकी आपको डालना, डेली डेली लाइफ के एग्जांपल्स डालने हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको तैयार रखने हैं। और देखिए उदाहरण के स्तर पर बात की जाती है कि यार हमारे पास उदाहरण नहीं मिल पाते हैं, तो हम आपको यहाँ से 20 से 22 एग्जाम्पल बता देंगे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको तैयार करके जाना है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे कि जैसे कुछ सिविल सेवकों के एग्जाम्पल आपको तैयार रखने हैं, है ना, जो पहले के हैं, जिनको आप अक्सर कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। जैसे हर्षिका सिंह का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज्ञान धन जो पहल थी इसके माध्यम से महिलाओं को साक्षरता उपलब्ध करके बैंक घोटाला को समाप्त किया था। हरिका सिंह का इंपॉर्टेंट है ना, आप केवल कोट करिएगा इसको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। जैसे टीएन सेशन के बारे में आप जानते होंगे, है ना, टीएन सेशन के बारे में नहीं जानते हैं आप? चुनाव आयुक्त रहे थे हमारे, इन्होंने किया क्या था, इनके ऊपर दबाव था, बहुत अधिक दबाव था, किसको लेकर के, फोटो वोटर आईडी। इन्होंने चुनाव में कई सुधार किए थे अपने समय में, जब ये चुनाव आयुक्त रहे थे, तो इन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक भाव के, भय के कई चुनाव सुधार किए थे। तो इसलिए टीएन सेशन को जाना जाता है किसके लिए, अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए, है ना, पद के दायित्व को पालन करने के लिए अगर बेहतर ढंग से किसी को जाना जाता है तो टीएन सेशन को जाना जाता है। किरण बेदी के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने भी बिना राजनीतिक एक दबाव के क्या हुआ, अपने दायित्वों का निर्वहन किया। परमेश्वर अय्यर के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो समझिए, इन्होंने क्या किया, स्वच्छता का कार्य क्या है, यह स्वयं करके इन्होंने लोगों को जागरूक किया, है ना। ये अब जाते हैं, जो परमेश्वर अय्यर जाते हैं, ये देखते हैं कि जो एक तरीके से इस मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तो उसको लोग अवॉइड करते हैं ज्यादातर उनसे, लेकिन जब इन्होंने खुद वह कार्य किया तो वहां आसपास के लोगों में एक सकारात्मक मैसेज जाता है, तो उसके लिए परमेश्वरम अय्यर को एक तरीके से जाना जाता है। अगला हम प्रशांत नायर के बारे में लिखेंगे। प्रशांत नायर क्या है, ये केरल के कलेक्टर रहे हैं, इनको कलेक्टर ब्रो के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखिए कुछ कार्य किए। एक इन्होंने ऑपरेशन सुलेमानी, सुलेमानी से क्या है, इन्होंने भूख की समस्या को खत्म किया। और तेरे मेरे बीच में, ये इनका क्या है इनिशिएटिव, इसके माध्यम से इन्होंने तटों की सुरक्षा, सफाई को लेकर कार्य किया, है ना। ये कार्य है इनके, प्रशांत नायर के, इनको जरूर आप कोट करिएगा। और एम सोमवंशी का एग्जांपल अगर आप नहीं जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी पर्सनल एसी को क्या किया था, निकलवा कर, और जो जरूरतमंद बच्चे थे ना, जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे थे, उनके लिए इन्होंने उपलब्ध करवा दी थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि इन्होंने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर किसके लिए कार्य किया था, सार्वजनिक हित के लिए कार्य किया था। इन जगहों पर ही आपको एग्जांपल्स लिखने होंगे ये सारे। जैसे सौरभ कुमार का लिखना होगा ना, तो एक अनुनय की बेहतर क्षमता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना, अनुनय विनय की, किसके अंदर, प्रशासक के भीतर। तो उसका एक एग्जाम्पल पेश किया किसने, सौरभ कुमार ने। इन्होंने क्या शुरू किया, लंच विद कलेक्टर पहल चालू की। तो नक्सल प्रभावित जो जितने भी क्षेत्र थे ना, वहां युवाओं के साथ बैठकर क्या था, वाद संवाद करते थे। उसके माध्यम से क्या होता था, समस्या का समाधान किया जा सका आसानी से। तो सौरभ कुमार के बारे में बताइए। विश्वेश्वरैया के बारे में आप ईमानदारी के स्तर पर जब भी आप बताना होगा कोई एग्जाम्पल, तो विश्वेश्वरैया सर का एग्जाम्पल बताइएगा। ये क्या करते थे, अपने पास 2 मोमबत्तियां रखते थे, एक सरकारी कार्यों के लिए यूज करते थे, जो सरकारी कार्यों से उनको मिलती थी। दूसरा क्या होता था, अपने व्यक्तिगत कार्य जब करने होते थे, तो ये अपने व्यक्तिगत जो पैसे से जो मोमबत्ती खरीदते थे उसका प्रयोग करते थे। विश्वेश्वरैया का यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। कमिटमेंट देख रहे हैं आप, इस तरीके से होना चाहिए प्रशासक के भीतर कमिटमेंट। अमित सिंह का एग्जाम्पल डालिए। इन्हें क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय पुलिस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया अमित सिंह को। इन्होंने मिशन शक्ति प्रोग्राम चालू किया। मिशन शक्ति प्रोग्राम क्या था, किशोर बच्चियों को काउंसलिंग के द्वारा जो गलत मानसिकता वाले व्यक्तियों से जागरूक करना है ना। मिशन शक्ति का उद्देश्य ही यही था। आर्मस्ट्रांग पाम, आर्मस्ट्रांग पाम का अगर नाम भी नहीं सुना है तो आप समझ लीजिए। आर्मस्ट्रांग पाम को क्या है ना, मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बिना किसी सहायता के, यानी कि सरकारी सहायता के, इन्होंने वहां के सामुदायिक लोगों की मदद से क्या किया था, मणिपुर तक की
100 किलोमीटर लंबी रोड जो है बिना किसी सरकारी मदद के उसका निर्माण कराया था। ये समझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इनके बारे में जानना। उसके बाद चंचल राणा के बारे में, चंचल राणा ने क्या किया था, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कार्य किया था, है ना, इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए जो इनिशिएटिव है, इनकी स्वीकृति इनिशिएटिव है। अगला जो आपको देखिए प्रशासक बताए जा रहे हैं वो रोहित सिंह बताए जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रशासन को आपके द्वार तक, मतलब आप सरकार इस समय प्रयास कर रही है प्रशासन आपके द्वार, उसी आधार पर इन्होंने निदान पहल चालू की। निदान क्या था, आपका प्रशासन आपके आंगन तक। तो रोहित सिंह का आप एग्जाम्पल कोट करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने बहुत सी कथा कहानियां सुनी होंगी। तो लाल बहादुर शास्त्री का जब भी ऑनेस्टी जैसे मूल्यों पर लिखने को आ जाएगा तो आप जरूर डालिएगा। उसके कोई एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बीमार बेटी की इन्होंने देखभाल के लिए 15 दिन पहले क्या किया था, इन्होंने पेरोल ले ली थी, लेकिन 3 दिनों के बाद इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, तुरंत जेल में वापसी कर देते हैं। जबकि आज के समय में अगर 15 दिन की कोई छुट्टी लेकर आता है और भले एक काम वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, लेकिन 15 दिन से पहले वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके की ऑनेस्टी होनी चाहिए लीडर के भीतर, है ना, या प्रशासक के भीतर। और इन्होंने एक और घटना बताता हूँ। 40 रुपए के एक भत्ता धनराशि में से क्या हुआ था, इन्होंने देखा कि 10 रुपए इनकी पत्नी बचा लेती है। तो इन्होंने बोला, सरकार से बोला कि हमें 30 रुपए की मात्र भत्ता धनराशि दो, हमें 40 रुपए नहीं चाहिए, है ना। आज के समय में कोई ऐसा करेगा, नहीं करेगा। तो ऑनेस्टी की एक देख रहे हैं ईमानदारी की वैल्यू किस लेवल पर थी लाल बहादुर शास्त्री के भीतर। ई श्रीधरन को कौन नहीं जानता, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। इनके समय क्या होता है, जब मेट्रो प्रोजेक्ट चालू होता है तो कुछ स्थान का प्रोजेक्ट क्या होता है, विवादित हो जाता है। तो उस स्थान को रोक कर ये क्या है, बाकी जगहों पर प्रोजेक्ट को रोकते नहीं है। इस कारण ही जब वहां पर समस्या विवाद का समाधान हो जाता है, तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट है आपका 2005 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जो मेट्रो शुरू कब हो जाता है प्रोजेक्ट, 2002 में ही। तो कमिटमेंट को लेकर के, समयबद्धता को लेकर के जब भी कोई एग्जांपल देना होगा आपको, आप श्रीधरन का दीजिएगा एग्जांपल, है ना। सतीश धवन के बारे में आपको लीडरशिप का अगर एग्जांपल देना है तो सतीश धवन का आप देना एग्जांपल लीडरशिप के बारे में। आपने एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहते हुए सुना भी होगा कि जब प्रोजेक्ट फेल हुआ था तब उन्होंने जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट पास होता है तो उसकी एक तरीके से जिम्मेदारी, एक तरीके से उसका पूरा का पूरा भार किसको दे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी टीम को उन्होंने बोल दिया था कि ये टीम के कारण ऐसा संभव हुआ है। लेकिन जहां पर फेल होता है वहां पर क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। एक लीडरशिप की, एक बढ़िया लीडरशिप की यही पहचान होती है। तेजस्वी सतपुते को बात बताइएगा। तेजस्वी सतपुते ने क्या किया, ऑपरेशन परिवर्तन प्रारंभ किया था इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके माध्यम से क्या किया, अवैध शराब जो थी उस पर नकेल लगाते हुए सॉफ्ट पुलिसिंग की थी। सॉफ्ट पुलिसिंग मतलब होता है जब पुलिस वगैरह क्या करती है, आपको क्या करती है पुलिस वगैरह, पुलिस क्या करे आपको, मतलब दंडात्मक कार्रवाई ना करे। पुलिस जैसे मान लीजिए अवैध शराब से कोई पकड़ा गया है ना, अब वो आपको पुलिस स्टेशन में बैठा के आपको कोई एक मूवी ऐसी दिखाती है, फिर बताती, आपको दिखाएगी, आपकी मानसिकता में बदलने की कोशिश करेगी कि देखो तुम्हारी अवैध शराब बेचने से क्या नुकसान हो रहा है। तो तुम्हारी मानसिकता बदलने का जो कार्य किया जाता है, यही सॉफ्ट पुलिसिंग के माध्यम से किया जाता है ना। तो यह सॉफ्ट पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं कौन, तेजस्वी सतपुते। सत्येंद्र दुबे के बारे में आप, सत्येंद्र दुबे और तुकाराम मुंडे, ये भ्रष्टाचार पर लिखना है ना, आपके भ्रष्टाचार पर कमिटमेंट आपको दिखाना है कि हमें भ्रष्ट गतिविधियां नहीं करनी है। तो भले ही आप चाहे जितने मेरे ट्रांसफर कर दो, है ना, हम अपने वैल्यू से समझौता नहीं करेंगे। तो दो एग्जांपल आप जरूर डालना, सत्येंद्र दुबे का एग्जांपल और तुकाराम मुंडे का एग्जांपल। सौम्या पांडे, अभी कोविड के दौरान ये चर्चा में आई थी सौम्या पांडे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी मातृत्व जो अवकाश मिली थी ना, इनको क्या हुआ था, ये मातृत्व अवकाश पर थी, लेकिन वहां पर क्या था, आप देखें कोविड के समय पे क्या था, प्रशासक की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो उन्होंने मातृत्व अवकाश को अपनी छोड़ दिया था और अपने सार्वजनिक दायित्वों का पालन किया था। यहीं पर जब कभी भी लिखना हो ना व्यक्तिगत दायित्व और सार्वजनिक दायित्व के मामले में, तो वहां पर आप सौम्या पांडे का एग्जाम्पल जरूर डालिएगा, है ना। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये सौम्या पांडे का आपका रहेगा जब भी आप देंगे। तो आप समझ गए, प्रशासक 20-22 ही प्रशासक आपको बताए गए होंगे, और इन 20-22 प्रशासक को आप बढ़िया से रट लेना एकदम। इनको ही आपको यूज करना है घूम फिर के। आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने यहाँ से 10 से 12 प्रशासकों को यूज कर लिया ना अपने आंसर्स में, तो आपके कॉपी में क्या होगा, आपके कॉपी में प्रशासक के उदाहरण दिखने लगेंगे, और ये आपको तैयार भी होने चाहिए। अभिवृत्ति, अगला जो टॉपिक दिया हुआ है अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति पर जैसे कि आपको अगर आ जाता है लिखने के लिए, तो क्या अभिवृत्ति पर लिखने के लिए आपके पास है प्रश्न, आपके पास मतलब कुछ है मैटर, नहीं है तो आप समझिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर अक्सर क्या होता है, लिखने के लिए आ जाता है इस अंतर के आधार पर। तो आपको देखिए एटीट्यूड पीछे पीछे एप्टीट्यूड आपको बता दिया गया है। व्यक्ति के भीतर ये अंतर्निहित क्षमता होती है जिसको पर्याप्त प्रशिक्षण दे दिया जाता है तो उसको सहकारित रूप मिल जाता है। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड जो होता है ये आपका जन्मजात होता है ना, जन्मजात होता है ये, ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड आपका जन्मजात होता है। यह क्या होता है, यह समय के साथ जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसे लोगों के साथ रहते रहते आपका क्या होता है, किसी भी विषय पर आपका उस तरीके का नजरिया हो जाता है, पसंद करने का, उसको ना पसंद करने का, है ना। फिर उसी हिसाब से आप व्यवहार करने लगते हैं। यही व्यक्ति का कहलाता है एटीट्यूड। बोला जाता है ना कि आपका मुस्लिम को लेकर के क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड को अगर साधारण भाषा में समझो तो रवैया बोलते हैं। रवैया, आप इसको समझते हैं कि कैसे इसको हमें क्या देना है, शब्द कैसे देना है। शब्द में 3 की पॉइंट्स याद रखने, क्या, पहला एक कोई विषय होगा, दूसरा उसको लेकर आपका
पसंद या नापसंद करने का भाव होगा। तीसरा, भाव के आधार पर ही क्या करोगे, आप व्यवहार करोगे। तो तीन ही मॉडल पर क्या होता है, इन्हीं तीन की पॉइंट्स पर ही परिभाषा गढ़ी जाती है। कैब मॉडल अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, क्या होता है कैब मॉडल? देखिए, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और आपका तीसरा क्या होता है? तीसरा आप बताइएगा, है ना। कैब मॉडल में जो तीसरा होता है वो आप बताएंगे कि कैब मॉडल में तीसरा क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है। अब जो हिंदी में देखिए जानते हैं इसको संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष है। इस आधार पर पहला संज्ञानात्मक क्या है, मतलब आपको ज्ञान है किसी विषय का, और फिर भावना आपकी इसके प्रति पसंद या नापसंद करने की कैसी भावना है, और उसी आधार पर व्यवहारात्मक पक्ष। इन तीनों को मिलकर ही किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, आपका एटीट्यूड का निर्माण होता है। या फिगर आप बनाइएगा जब भी एटीट्यूड के बारे में लिखिएगा, इस तरीके के फिगर आप बनाएंगे ना तो आप बढ़िया +1 नंबर जरूर पाएंगे एटीट्यूड पर। जब और एटीट्यूड की परिभाषा, ये देखिए परिभाषा भी आपको एक बता रेडीमेड तरीके से दी जाएगी, इसको याद करके चले जाइएगा। किसी व्यक्ति विशेष का, किसी विषय, विषय में क्या हो सकता है, वह व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, घटना हो सकता है, के प्रति विश्वास, समझ, धारणा रखते हुए पसंद नापसंद का भाव तथा अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करने के संगठित तंत्र को ही क्या बोला जाता है, अभिवृत्ति बोला जाता है। अभिव्यक्ति पर आपसे एक या दो ही प्रश्न होगा और इसी तरीके की परिभाषा आप याद करके जाइएगा, अगर आता है तो सीधे सीधे लिखकर चले आइएगा। अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति निर्माण होने के कारण क्या क्या होते हैं, इसके कैसे निर्माण होता है किसी व्यक्ति में अभिव्यक्ति का। तो देखिए, सहचर्य आपका हो गया, जानते हैं आप, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी मित्रता रहेगी, जैसे परिवार के बीच रहेंगे आप, और दंड पुरस्कार आदि के माध्यम से भी अभिवृत्ति। जैसे एग्जाम्पल, इसके आप जितने एग्जाम्पल आपको दिमाग में आ रहे हैं ना वो डालिएगा। जैसे चोरी करने पर क्या होता है, चोरी करने का जो आपका एटीट्यूड है उसको लेकर अगर दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो आप क्या एटीट्यूड में बदलाव होगा चोरी करने को लेकर के, तो एक नकारात्मक अभिव्यक्ति बनेगी आपकी कि नहीं बनेगी चोरी करने को लेकर के। तो इसीलिए दंड और पुरस्कार के माध्यम से बदलाव किया जाता है ना। प्रतिरूपण फॉलो करने के, जैसे लोगों को फॉलो करोगे वैसे ही आपका क्या होगा, एटीट्यूड बन जाएगा। समूह के माध्यम से, जिस समूह के बीच जा रहे हो, एग्जाम्पल बताता हूँ, आप घर से आए है ना, यहाँ पर पीजी में आपको कुछ बच्चों का समूह मिला, आप नॉन वेजिटेरियन थे लेकिन यहाँ पर वेजिटेरियन बच्चों का समूह मिलता है, या वेजिटेरियन थे मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन का, तो धीरे धीरे करके आप उस समूह से प्रभावित होकर क्या करेंगे, नॉन वेजिटेरियन खाने लगेंगे। अक्सर देखते हैं बच्चे यहाँ से घर से आते हैं और यहाँ शराब वगैरह पीने लगते हैं, उसका उसमें क्या होता है, उसके एटीट्यूड में बदलाव कहाँ से आया, इस समूह के कारण ही आता है। सूचना तकनीक आदि के माध्यम से, है ना, मोबाइल्स वगैरह के माध्यम से प्रयोग करता है व्यक्ति ज्यादातर, तो उसके माध्यम से क्या होता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है। जिस तरीके की न्यूज वह देखता है उसी तरीके का एटीट्यूड, मान ली मुस्लिम विरोधी ज्यादातर न्यूज देख रहा है या हिंदू विरोधी न्यूज देख रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या होगा, वैसा ही बन जाएगा। पुस्तक या महान व्यक्तियों के माध्यम से भी एटीट्यूड में बदलाव किया जा सकता है ना। नकारात्मक व्यक्ति को भी क्या है, सकारात्मक बदला जा सकता है पुस्तकों का प्रयोग करते हुए, और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से भी बदल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ क्या होते हैं, कारक होते हैं एटीट्यूड के आपके चेंज होने के। अब एटीट्यूड के कार्य क्या होते हैं, वही कार्य देखिए उसी आधार पर, अनुकूल प्रकार, ज्ञान प्रकार, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार और अहम रक्षार्थ प्रकार, ये 4 प्रकार के कार्य होते हैं किसके, एटीट्यूड के। तो प्रश्न जहां से आएगा वो आपके कारक, यहां से देखिए प्रश्न हो सकता है। इसको कारक आप स्पष्ट करेंगे, उसके पहले आप क्या है, परिभाषा स्पष्ट करेंगे, फिर आप एक फिगर बना देंगे, है ना, कैब मॉडल के आधार पे, फिर आप कारक बता देंगे और उसमें आप एग्जाम्पल्स डाल देंगे, जितने एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में अगर आपको बताना है तो सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में यहाँ जो परिभाषा बताई जा रही है ये ध्यान रखिएगा, इससे आप क्लियर एकदम हो जाएंगे। क्या है, किसी व्यक्ति की सोच, विचार, धारणा, पसंद या नापसंद के भाव, ठीक है, वह दूसरों के प्रति व्यवहार करने की शैली को, है ना। कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी विषय पर या किसी व्यक्ति के प्रति क्या सोचता है, क्या उसकी धारणा है, उसके प्रति पसंद नापसंद करने का क्या भाव है, उसके प्रति क्या व्यवहार, मतलब इसको अगर तीनों पूरे को मिलाकर अगर पूछा, अगर आपसे कहा जाए तो किसी व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड, मान लीजिए मेरा किसी व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड है ना, उसको दूसरों की उपस्थिति के माध्यम से प्रभावित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक प्रभाव कहलाता है, सोशल इन्फ्लुएंस कहलाता है। मतलब मेरा एटीट्यूड अगर दूसरे की उपस्थिति के माध्यम से प्रभावित हो जाता है, वह सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में हो, तो वही क्या कहलाता है, वही सोशल इन्फ्लुएंस कहलाता है। अब इस तरीके से समझ गए होंगे आप, सोशल इन्फ्लुएंस पर लिखने को आएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे। और यह देखिए सामाजिक सोशल इन्फ्लुएंस होता कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार से समझा जाता है इसको। कैसे, अनुपालन, यानी कि देखिए निवेदन करके या आग्रह करके भी क्या होता है, आपका किसी विषय के प्रति क्या नजरिया बदला जा सकता है। कैसे, उदाहरण समझो, कोविड के दौरान क्या किया गया था, मोदी जी के द्वारा हमारे निवेदन और आग्रह ही किया गया था लोगों से कि बाहर मत निकलिए, है ना। तो वहां पर देखिए लोगों के एक तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से यहाँ पर कोशिश की गई थी कि लोग अपने एटीट्यूड में क्या करें, बदलाव करें। आत्म सातीकरण के माध्यम से, आप आत्म सातीकरण के मामले में क्या डाल सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस के मामले एग्जाम्पल डाल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, अपने एटीट्यूड में उनके बदलाव कैसे आया था, जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के गुणों को आत्म सातीकरण किया था, है ना।
यहाँ एक एग्जांपल बता सकते हैं किस तरीके से, देखिए एटीट्यूड में बदलाव आता है इनके माध्यम से, सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से। अनुरूपता में आप बता सकते हैं, जैसे अनुरूपता में समूह आदि के आपके पीछे एग्जांपल बताया गया, समूह आदि के माध्यम से क्या होता है, हम उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं और फिर हमारा वैसा ही एटीट्यूड हो जाता है उसके प्रति, किसी विषय के प्रति। आज्ञाकारिता, जैसे आदेश आदि का पालन करते रहते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, तभी एटीट्यूड वैसा ही बदल जाता है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जब भी आप सामाजिक प्रभाव पर लिखेंगे। दूसरा जो होता है, दूसरा है आपका, यहां समझेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का, देखिए स्टेटमेंट अगर कहीं लिखने को आता है कि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और खूबसूरत दिमाग का देश अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। कौन कौन से 3 सामाजिक सदस्य एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा माने जाते थे, एक माता, पिता और शिक्षक। इन तीनों को ही क्या कहा जाता था, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इन्हीं को 3 सामाजिक सदस्यों को बोला जाता था। इनकी भूमिका बहुत अधिक रहती है अगर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है और खूबसूरत दिमाग वाला राष्ट्र बनाना है, तो यह जरूर डालिएगा जब भी आप बताइएगा। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, गांधी जी कहते थे कि शिक्षा क्या है, बालक मनुष्य के तन मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास, इससे ही संबंधित मानते थे किसको, शिक्षा को। तो गांधी जी के बारे में जब भी शिक्षा लिखिएगा ना तो गांधी जी के कोट करिएगा, कभी शिक्षा के बारे में बताइए। नेल्सन मंडेला को कोट कर सकते हैं, यहाँ पर आगे भी बताया जाएगा कि नेल्सन मंडेला का क्या विचार था शिक्षा को लेकर। बेसिकली शिक्षा होती क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। नेल्सन मंडेला कहते थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से क्या होता है, हम पूरे विश्व में बदलाव ला सकते हैं, है ना। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे शिक्षा क्या है, बालक और मनुष्य के तन मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा पर आपके पास कोटेशन होगी दो व्यक्तियों की अच्छी अच्छी। वेबर कहते थे, वेबर का मानना था कि व्यक्तिगत अंतरात्मा पर लागू होने वाले प्रतिमान जो होते हैं ना, उनको लोक प्रशासन में लागू करना नैतिक नहीं होता है ना। ये जरूरी नहीं कि जो आपके व्यक्तिगत जीवन में अंतरात्मा पर लागू हो रहे प्रतिमान है उनको आप प्रशासनिक जीवन पर भी लागू करो, दोनों अलग अलग होने चाहिए, है ना। तो प्रशासनिक नैतिकता पर कभी भी आप लिखेंगे तो वेबर की टिप्पणी जरूर लिखिएगा। अब अब आगे हम देखेंगे, अगला ही आपका सिलेबस में अगला टॉपिक जो है एथिक्स में, वह है संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में जब भी लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे, आप जानते तो हैं इमोशनल इमोशंस को जो बढ़िया तरीके से इंटेलिजेंट इमोशन को कंट्रोल जो बेहतर ढंग से कर लेता है वही क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। लेकिन क्या ये लिख कर आओगे एग्जाम में, ये थोड़ी लिख कर आओगे। यहाँ पर आपके पास एक परिभाषा होनी चाहिए, वह परिभाषा देखो आपको यहाँ दी जा रही है। क्या होता है, मनुष्य की एक ऐसी क्षमता होती है जो वह अपने व दूसरे के संवेगों को समझकर, देखकर और उसकी तीव्रता का आकलन कर, है ना, संवेगों को नियंत्रित व प्रतिबंधित करके वांछनीय अनुक्रिया करता है ताकि उसके संबंधों का बेहतर निर्वहन हो सके, है ना। समझे कि नहीं, कितना आसान है परिभाषा लिखना। क्या होता है कि जैसे अपने अपने संवेग और दूसरे के संवेग, संवेग समझते हो क्या होता है, भाव, ये नकारात्मक सकारात्मक हो सकते हैं। जैसे दया का भाव क्या होता है, एक सकारात्मक संवेग होता है, क्रोध का भाव क्या होता है, नकारात्मक संवेग होता है। तो उन संवेगों को वह समझ सके, सामने वाले के क्रोध को हम समझ सके, है ना, उसको देखें समझे, उसकी तीव्रता को समझे, उसकी तीव्रता को समझकर हमने आकलन किया और फिर हमने उसको बढ़िया ढंग से क्या किया, नियंत्रित किया अपने मन को, है ना, अपने इमोशंस को हमने नियंत्रित किया और बढ़िया से प्रतिबंधित किया उसको। अपने इमोशंस को अगर नियंत्रित करके प्रतिबंधित कर पाओगे तभी फिर हम उसके सामने वाले के अनुसार क्या करेंगे, वांछित अनुक्रिया दे पाएंगे और तभी हमारे बढ़िया संबंध बने रहेंगे। अगर हम इमोशनली वीक होंगे तो हम क्या प्रबंधित कर पाएंगे अपने इमोशंस को, नहीं कर पाएंगे। तो अब फिर क्या होगा, संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बेहतर तरीके से प्रबंधन करना जानते हैं, अक्सर बोला जाता है कि दो में अगर झगड़ा हो रहा है तो अगर एक शांत रहता है तो क्या करता है, भविष्य में संबंध अच्छे बने रहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला भी उसी तरीके से बोलता रहेगा, इमोशनली वीक होगा, तो झगड़ा हमेशा क्या हो, संबंध खराब होने की स्थिति रहती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं कुछ और नहीं है, वही होता है। उसको बस शब्द जो देने हैं वो इसी तरीके से शब्द देने हैं कि मनुष्य ऐसी क्षमता जो वह अपने और दूसरे के संवेगों को देखकर, समझकर व तीव्रता में प्रभाव का आकलन कर संवेगों को नियंत्रित, प्रतिबंधित करके वांछित अनुक्रिया करता है ताकि संबंधों का निर्वहन हो सके भविष्य में। अब जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखिएगा तो डेनियल गोरमैन के बारे में जरूर बताइएगा। इन्होंने क्या किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 क्षमताएं बताई थी और ये 5 क्षमताएं जो आपको जाननी है बहुत आसान होती हैं। क्या, देखिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने इमोशंस के बारे में जानना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि नो योर इमोशंस, यानी कि अपने आप सबसे पहले इमोशंस को जानो, फिर उनको बढ़िया से मैनेज करो। देखिए अगर यहाँ आप समझ लेंगे ना कि इन्होंने सोचा कैसे, इमोशंस के लिए क्षमताएं जो होनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए वो सोची कैसे। इन्होंने बोला देखिए कोई भी अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, अपने इमोशंस को जानेगा, वो नो योर इमोशंस। दूसरा, मैनेज योर इमोशंस, मतलब अपने इमोशंस को प्रतिबंधित करना आना चाहिए उसे। पहला होता है आत्म जागरूकता, जो आप पढ़ते हैं आयामों, 5 आयामों को देखते हैं, उसमें पहला है आपका आत्म जागरूकता। दूसरा आत्म नियमन, तीसरा आत्म प्रेरणा, चौथा है आपका सामाजिक दक्षता, पांचवा परानुभूति। लेकिन ये आपको ध्यान कैसे रखना है, मतलब इसका एक सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में होगा तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे,
आप बहुत कॉमन सेंस लगाकर सोचो कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है। अगर इमोशनल आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहते हो, इंटेलिजेंट तरीके से उसको प्रतिबंधित करना, आप उसको मतलब प्रबंधित करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप जानोगे ना अपने इमोशंस के बारे में, तो उसी को बोलते हैं वो नो योर इमोशंस। फिर आप उसको मैनेज करोगे अपने इमोशंस को, तो मैनेज योर इमोशंस। फिर खुद को मोटिवेट करोगे, है ना, मोटिवेट योरसेल्फ। फिर अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी, बोला जाता है ना अपने और दूसरे के संवेगों को जो प्रबंधित करता है बेहतर ढंग से, तो उसमें बोला जाता है रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। और फिर जब अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल मैनेज कर लिया, तो सामने वाले के इमोशंस को भी मैनेज कर लिया। उसके बाद होता है, लास्ट में आता है, जब दूसरे के इमोशंस को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आप उसके इमोशंस को मैनेज करोगे। यही पांचों जो बातें बोली गई हैं, यही पांचों आपके गोलमेज के मॉडल बताए गए हैं। गोलमेन ने मॉडल बताए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। कौन कौन से? आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, आत्म प्रेरणा, सामाजिक दक्षता और परानुभूति। अब याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप समझ लेंगे इनको, किस तरीके से उन्होंने क्षमताएं बताई हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। संवेगात्मक बुद्धि का विकास कैसे होता है? भाई, इमोशनली कोई वीक होता है, कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसमें बोला जाता है कि आखिर इसका विकास कैसे होता है। तो विकास का जो स्तर होता है उसको क्या होता है, आप समझने की कोशिश करिए। शुरुआती स्तर से बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास कैसे होगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो उसके परिवार के स्तर से आना चाहिए, शिक्षा के स्तर से आना चाहिए, उसको वहां से सोचना शुरू करिए। तो पठन पाठन के माध्यम से, है ना, शुरुआती स्तर पर अगर बच्चों को पंचतंत्र है, हितोपदेश है, इनके इनकी शिक्षाएं अगर दी जाएंगी या इनका पठन पाठन कराया जाएगा, तो उसमें बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। एक कार्टून देखने वाला बच्चा और हितोपदेश जैसे, पंचतंत्र जैसी चीजों का अध्ययन करने वाला, दोनों में किसमें बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा? पंचतंत्र वाले देखने वाले में, पढ़ने वाले में। दूसरा होता है आत्म मूल्यांकन, या खुद में आत्म मूल्यांकन के माध्यम से, आत्म निरीक्षण के माध्यम से। मतलब यदि आपसे कोई गलती होती है, तो आपको खुद उसके गलती के कारण पर मनन करना होगा और सुधार के लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे। तो सबसे अच्छी चीज यही बोली जाती है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास के क्रम में, है ना, आत्म मूल्यांकन और आत्म निरीक्षण। दूसरी, किसी भी विषय पर अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंस होना है, तो उस तरह की क्या है, आप वैसा द्वंद उत्पन्न कर सकते हो अपने मन में, है ना। आप सोच सकते हो कि आप मान लीजिए उस परिस्थिति में फंस गए, तो फिर आप इस पर क्या निर्णय लेते हैं, तो उस आधार पर भी इसका विकास किया जा सकता है। और आगे बात की जाती है विद्यालय के स्तर पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से, जैसे नाटक, खेल कूद, ये सब किसमें भूमिका निभाते हैं? ये सब भी एआई के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और कोई विवादास्पद या संवेदनशील मुद्दा है, उस पर आप क्या है ना, पहले सोचो फिर बोलना चाहिए। बोला जाता है ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये भी दिखाता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को, है ना। इमोशनल आदमी क्या होता है, कुछ भी बोल देता है, तो वह नहीं करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। तो यह सारे क्या है, यह सब विकास के क्रम है, किस तरीके से संवेगात्मक बुद्धि का किसी व्यक्ति के भीतर विकास होता है। अब संवेगात्मक बुद्धि पर अगर लिख रहे हैं आप, तो एक तो डेनियल गोरमेन को जरूर आप एक तरीके से बताइएगा, वहां पर क्या उन्होंने क्षमताएं बताई, 5 क्षमताएं जो बताई। उसके बाद अरस्तू का स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा जब भी आप संवेगात्मक बुद्धि पर लिखिएगा। क्या है अरस्तू का स्टेटमेंट? अरस्तू कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, परंतु सही सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हुए तो सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं होता है ना। लगातार अभ्यास के माध्यम से ही ऐसी स्थिति संभव है। तो यह इमोशनली जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ना, वही कर सकता है। तो अरस्तू का स्टेटमेंट उसी से जोड़कर देखना चाहिए। क्या उन्होंने बोला? क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी क्रोध कर सकता है, लेकिन सही समय पर, सही ढंग से और सही प्रयोजन हेतु क्रोध करना आसान नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जरूर बताइएगा। उसके बाद बताना है कि क्रोध, यदि आपको मान लीजिए नकारात्मक संवेग के बारे में बताया था पीछे, अब इसको अगर नियंत्रण करने के उपाय क्या होते हैं? मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, किसी भी नकारात्मक संवेग को अगर नियंत्रित करना है, इमोशनली इंटेलिजेंस के विकास में आपको कदम उठाना है, तो क्या करोगे बताओ? तो सबसे पहले देखो, आप तत्कालिक रूप से कुछ कदम उठाने होंगे। आप क्रोधित हैं तो तत्कालिक रूप से क्या कदम उठाओगे? पहले आप मौन रहना सीखो, पहले आप मौन हो जाओगे। फिर आप सोच, उस पर विचार करोगे, है ना, कोशिश करो शांत रहने की। और फिर गहरी सांस लो। ये कुछ तरीके होते हैं जो तुरंत के तुरंत क्रोध को शांत करने के लिए उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है। 1 घंटे बाद फिर आप क्रोधित हो जाओगे। तो दीर्घकालिक उपाय के स्तर पर क्या है, आप पठन पाठन के स्तर पर अपनी चीजों को बदलिए, है ना। दूसरा, योग जैसी चीजें अपने जीवन शैली में लाइए। मनोवैज्ञानिक सलाह और कोई व्यवसायिक कोर्स वगैरह यदि चल रहा है ना, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, आप यूट्यूब पर सर्च करते होंगे, तो इस तरीके की चीजें भी शामिल कर सकते हैं, है ना। तो इस आधार पर ही क्रोध का नियंत्रण किया जा सकता है। इसको क्रोध नियंत्रण के उपाय के स्तर पर आप ये चीजें बता सकते हैं। अब संवेगात्मक बुद्धि के कुछ उदाहरण जैसे आपको अगर लिखने हैं, क्योंकि जब भी संवेगात्मक बुद्धि पर लिखना है तो एग्जाम्पल्स, अक्सर बोला जाता है कि एग्जाम्पल्स आपको बहुत शामिल करने हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास?
देखो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप बताएंगे कि संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्तिगत अनुभव तो काम करता ही करता है, लेकिन क्या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर बढ़िया काम किया? तो उसमें देखिए अजीत डोभाल हैं आपके, मनमोहन सिंह। अजीत डोभाल आप जानते हैं कि अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उनका एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मनमोहन सिंह 1991 के टाइम पे जो मंदी आई हुई थी हमारे यहाँ, उस टाइम पर संवेगात्मक बुद्धि का बढ़िया एक तरीके से परिचय दिया था। किसने? मनमोहन सिंह ने। लाल बहादुर शास्त्री, सत्येंद्र नाथ दुबे, इनका एग्जाम्पल डालिए। सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का बढ़िया एक तरीके से एग्जाम्पल पेश किया वो कौन कौन है? उसमें आप महात्मा गांधी डालिए, नेल्सन मंडेला के बारे में डालिए, मार्टिन लूथर किंग डालिए। महात्मा गांधी के बारे में आप राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित बहुत सी सारी घटनाएं थी जहां पर उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का परिचय दिया था, है ना। नेल्सन मंडेला के बारे में भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है संवेगात्मक बुद्धि पर अगर प्रश्न आता है? पहला डेनियल गोरमिन के बारे में याद रखना है, दूसरा अरस्तू का स्टेटमेंट याद रखना है, तीसरा आपको कुछ एग्जांपल्स जो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इतना आपके दिमाग में अगर ये थॉट्स रहते हैं तो संवेगात्मक बुद्धि पर कोई भी प्रश्न आएगा आप बहुत अच्छे से लिख देंगे। और इसी भावनात्मक समझ के विकास संबंधी कुछ उदाहरण वगैरह भी अगर आपके पास हैं, जैसे देखिए आपको आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंस के मामले में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ उदाहरण भी अपने उत्तर में अगर लिख रहे हैं, उत्तर में शामिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कैसे? एक दो उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। जैसे आप यह उदाहरण लिख सकते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। एक यह उदाहरण आपका यहाँ पर यूज हो सकता है। दूसरा मार्टिन लूथर किंग का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि हमें जीवन की कुछ निश्चित असफलताओं के दुखों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही असीमित आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ये मार्टिन लूथर किंग का स्टेटमेंट है, मार्टिन लूथर जूनियर किंग का। तो ये दो उदाहरण है जो आपको बताया जाए ना, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संवेगात्मक बुद्धि पर जब भी आप लिखिएगा। और अनुनय क्षमता की बात की जाती है ना, अरस्तु के अनुसार अगर बोला जाए तो अनुनय क्षमता जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बेहतर अनुनय क्षमता के लिए क्या जरूरी है? अरस्तु ने बोला कि अगर बेहतर अनुनय क्षमता स्थापित करनी है, मान लीजिए किसी प्रशासक को दंगे जैसी घटनाएं होती हैं, वहां पर अगर कोई प्रशासक भेजा जाता है अनुनय वगैरह करने, अनुनय विनय करने के लिए, है ना, वहां लोगों से अनुनय विनय करने की क्षमता होनी चाहिए, बेहतर क्षमता होगी तभी उन दंगों को शांत किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसके लिए अरस्तु ने माना था 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? पहले तो जिस वक्ता को भेजा जाएगा, चुना जाएगा अनुनय विनय करने के लिए, उसमें सबसे पहले उस वक्ता की क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरा, उसको तार्किक संवाद करने की बेहतर क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरी होती है कि श्रोतागणों से भावनात्मक संपर्क स्थापित होना चाहिए उसका। मान लीजिए अच्छा वक्ता नहीं है या उसकी विश्वसनीयता नहीं है लोगों में, क्या उसकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। और उसमें संवाद करने की बेहतर क्षमता नहीं है, तब भी उसकी बातें नहीं मानी जाएंगी। और श्रोतागणों के साथ जिससे वह बात करने गया है उससे उसका भावनात्मक लगाव होना चाहिए, है ना। तभी यह दिखाता है प्रशासक की बेहतर अनुनय क्षमता, प्रशासक की या किसी व्यक्ति की, है ना। परसुएशन पावर जो होती है जितनी अच्छी होती है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती है। अब अगला देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है नारी संबंधी कुछ दोहे बताए गए हैं। क्या? नारी संबंधी कुछ दोहे, जैसे कि आपको अगर कभी भी नारी पर आप लिख रहे हैं, कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, तो वहां पर इस दोहे को शामिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसे में आप यूज कर सकते हैं, या महिला सशक्तिकरण पर कोई भी आप अगर प्रश्न आता है तो कंक्लूजन में लिखते हैं तो वहां पर इसको शामिल कर सकते हैं, या अपने उत्तर की शुरुआत यहां से कर सकते हैं। तो ये दोहा आपको कई जगह पर आप इस दोहे को यूज कर सकते हैं। कौन सा? कबीर ने बोला था कि नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, है ना। तो यह दोहा आप यूज करने के देख रहे हैं आपके डायमेंशंस कितने हैं यूज करने के। यह आप ऐसे में यूज कर लो, चाहे आप एथिक्स के पेपर में यूज कर लो, या पेपर 1 में जब आप सोसाइटी के और सोशल जस्टिस के आप क्वेश्चंस को लिखेंगे ना, वहां पर भी यूज कर लेंगे। तो यह एक तरीके से ये तो याद होनी चाहिए सारी चीजें आपको, इन चीजों को याद ही रखना है। अगर टिप्स पर ये चीजें होंगी ना तभी आप इनको यूज कर पाओगे। चलिए इसके बाद जो हम दूसरा पार्ट है आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ तक का आधा वीडियो हमने आप देख लिया है, 2 पार्ट्स में आपके साथ ये वीडियो आएगा एथिक्स को लेकर के। एथिक्स के क्या है ना, आपको एक बेहतर तरीके से डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, रेडीमेड जो बोला जाता है ना कि आपको डेफिनेशंस इन शॉर्ट्स आपके पास तैयार होनी चाहिए, तो इसी तरीके से होनी चाहिए, है ना, जिसको आप अपने एग्जाम्स में सीधे जाकर के यूज कर सकें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।